ओके लेट्स स्टार्ट। क्रॉनिक एंड एक्यूट, आपको अब ये चीज बताना है, क्रॉनिक और एक्यूट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक? कैन एनीवन से मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक? एनीवन? any one of you? डिफरेंस बिटवीन क्रॉनिक एंड एक्यूट? क्रॉनिक बहुत टाइम के लिए होता है या कम टाइम के लिए होता है? क्रॉनिक बहुत टाइम के लिए होता है या कम टाइम के लिए होता है? क्रॉनिक एंड एक्यूट, व्हाट इज क्रॉनिक एंड एक्यूट? डिफरेंस बिटवीन बहुत टाइम के लिए इज क्रॉनिक, ओके? बहुत टाइम के लिए अगर हम किसी चीज की बात करें देन इट इज क्रॉनिक, एंड अगर बहुत कम टाइम के लिए तो हम क्या कहते हैं? एक्यूट। इज दैट क्लियर? डिफरेंस समझ में आया एक्यूट और क्रॉनिक के लिए? डिफरेंस समझ में आया एक्यूट और क्रॉनिक के बीच में? अब यहाँ का क्रॉनिक का सबसे पहला सिम्टम है ओलिग्यूरिया। ओलिग्यूरिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओलिग्यूरिया? कैन एनीवन से मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओलिग्यूरिया? ओलिग्यूरिया का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? एनीवन? लो यूरिन, कैन आई से लो यूरिन? यस और नो? ओलिग्यूरिया यानी लो यूरिन, यस और नो? लेस आउटपुट ऑफ यूरिन, ओके मधु सही बात है। और किसी को कुछ आंसर करना है? ओलिग्यूरिया एंड एनी अदर टर्म? इज दैट क्लियर? ओलिग्यूरिया डन विद इट, कंप्लीटली क्लियर? ओलिग्यूरिया समझ में आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओलिग्यूरिया? ओके, शुड आई मूव फॉरवर्ड? नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट चीज देखिए, ओलिग्यूरिया का मतलब आप समझ गए। और अगला चीज, यूरिन आउटपुट इज 400 ml पर डे इन अडल्ट, या ओके क्लियर? समझ में आ रही है? और जनरल नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स? नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए इन अ डे? व्हाट इज द नॉर्मल यूरिन आउटपुट? हाउ मेनी लीटर्स? नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना लीटर होता है बताइए? 1.5 लीटर, गुड, वेरी नाइस। तो ओलिग्यूरिया यहां पर हम देखते हैं अडल्ट्स में ओलिग्यूरिया अगर हुआ तो यूरिन आउटपुट कितना होगा? अडल्ट्स में अगर वी आर सेइंग इट इज ओलिग्यूरिया तो यूरिन आउटपुट कितना होगा स्टूडेंट्स? हाउ मच इज द यूरिन आउटपुट इन अडल्ट्स? 400 ml per day, yes or no? 400 ml per day, is it clear? समझ में आ रहा है? 400 ml per day, okay? Are you attentive or not? Are you people are attentive? Getting all those points, okay? Children में less than 1 ml per kg, less than 1 ml per kg in hours in infants. Body water and fluid disturbance. These all are the symptoms of acute kidney injury. These are all the symptoms of acute kidney injury. Okay? Okay, is that clear? Done with it? Okay, next, electrolyte dearrangement. There is a dearrangement in electrolytes. You will find the electrolytes. One second. PPT is getting reframed. One second. Okay, next, chronic kidney disease symptoms develop slowly. बिल्कुल, it develops slowly. This statement is very important. Acute तो किसी accident से हो गया या any problem से हो गया, कुछ भी kidney stones and all, वो सब चीजों के वजह से acute kidney injury हो सकता है। बट क्रॉनिक किडनी इंजरी जो है बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। डेवलप स्लोली एंड इनिशियली शो फ्यू सिम्टम्स, यानी शुरुआती सिम्टम बहुत ही कम होते हैं। आई बात समझ में? वेरी फ्यू सिम्टम्स, शुरुआती सिम्टम्स बहुत ही कम होते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे दूसरा सिम्टम, सबसे पहला चीज यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, रैपिड प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ रीनल फंक्शन। अगर कुछ दिन के लिए एक्यूट किडनी इंजरी हुआ है तो जब बहुत ही कम समय के लिए, तब समय में तो क्या होता है? लॉस ऑफ रीनल फंक्शन, रैपिड यानी बहुत तेजी से रीनल फंक्शन एकदम कम हो जाएगा, बहुत ही तेज गति से रीनल फंक्शन आपके बहुत ही तेज गति से डिक्रीज हो जाएगा किडनी फंक्शन करना। ओके, समझ में आई बात? और अगर ये क्रॉनिक है तो स्लोली डेवलप होगा ये। इज दैट क्लियर?
Is that clear? Difference between acute and chronic? Is that clear? Chronic का मतलब ही होता है continuing for long time. Is that next? Rapid यानी क्या होता है? Fast. Rapid यानी तेज गति से. Rapid यानी तेज गति से, ठीक है? आप इसके कॉजेज देखिए. प्री रीनल, ठीक है, यानी कि किडनी के पहले क्या होता है? प्री रीनल, दैट डिक्रीजेस इफेक्टिव किडनी फ्लो टू किडनी. अब ब्लड फ्लो टू किडनी यानी कि किडनी में ब्लड फ्लो प्रॉपर वे में नहीं होगा. आप देखिए ब्लड तो किडनी के अंदर आते हैं ना, तो अगर वो पूरा अच्छे से 1100 से 1200 ml ब्लड किडनी के अंदर आता है 1 मिनट में, ये सही बात है कि गलत बात है? ये सही बात है या गलत बात है? बताइए स्टूडेंट्स. सही बात है. तो अगर ये डिक्रीज हो गया किडनी प्री रीनल, यानी किडनी के पहले क्या होता है? प्री रीनल यानी डिक्रीज ब्लड फ्लो. ओके. इंट्रिंसिक सोर्सेज ऑफ डैमेज टू ऑफ द किडनी इटसेल्फ, ये बात बहुत जरूरी है. पोस्ट रीनल कंसिक्वेंस ऑफ यूरिनरी, या पे देखिए मैं आपको बताता हूँ, यूरिनरी आउटफ्लो बोल दीजिए या फिर कुछ और कह दीजिए, आप सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे दिखाया जाएगा. देखिए यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन यानी यूरिनरी फ्लो में प्रॉब्लम दिखता है. आई बात समझ में? आई बात समझ में? यहाँ पे यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, यानी किडनी से यूरिन बाहर निकलता है ना, तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन देखी जाती है. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर कि नहीं? बताइए. अब एक्यूट को आप ठीक कर सकते हो, बट जो क्रॉनिक है इट इज इरिवर्सिबल. इट इज इरिवर्सिबल एक्यूट डिजीज. ओके. अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे पार्ट ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन, एग्जांपल डायबिटीज, मेलाइटस एंड हाइपरटेंशन. ये बहुत जरूरी चीज है. ये चीज जो मैं बता रहा हूँ वो सुनिएगा ध्यान से. डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं, और जो पेशेंट हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट, जो पेशेंट ब्लड प्रेशर के होंगे और जो पेशेंट डायबिटीज के होंगे, उन्हीं के किडनी अफेक्ट होता है 90-80% केसेस में. ये दो पेशेंट के लोगों को ही किडनी इफेक्ट होता है 90% ऑफ केसेस में. ये चीज हमें देखा जाता है. आई बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं? बताइए. डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, ये दो बीमारी के जो पेशेंट होंगे, इन्हीं का सब, इसके लिए बोलते डायबिटीज कंट्रोल में रखने के लिए. डायबिटीज अगर पर्सन ने कंट्रोल में नहीं रखा तो मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है. उस पर्टिकुलर पर्सन का किडनी भी फेल हो सकता है, लिवर भी फेल हो सकता है. इसके लिए ओके समझे आप लोग? कोई डाउट है किसी को? एक बार एसीआई का पोस्टीरियर बता दीजिए. क्या पोस्टीरियर, क्या बता पूछ रहे हो आप? क्या पूछ रहे हो बताइए. एक्यूट का लास्ट पार्ट बता दो. अच्छा हाँ, एक्यूट का पोस्ट रीनल. ओके, एक्यूट का किसी ने डाउट पूछा कि पोस्ट रीनल का रिपीट कर दूं मैं. ओके रिपीट कर देता हूँ. इसमें क्या है? पोस्ट रीनल यानी यूरिनरी, यूरिन का जो आउटफ्लो है ना, इसमें प्रॉब्लम्स देखने मिलेंगे. यूरिन अच्छे से बाहर नहीं निकल पाएगा, यूरिन के ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट देखने मिलेगा, वहां पे प्रॉब्लम्स देखने मिलेंगे, वहां पे ऑब्स्टेकल्स देखने मिलेंगे. आई बात समझ में? आ सभी को अब आई समझ में बात? अब क्लियर है कि सभी को? बताइए डाउट है? इज देयर एनी डाउट कि मैं फिर रिपीट करूं? पोस्ट रीनल समझा आपको? बताइए. नहीं समझा तो देख लीजिए. नहीं समझा पोस्ट रीनल? आप लोग को नहीं समझा क्या है पोस्ट रीनल? यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शंस देखने मिलते हैं हमें. यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट, जो यूरिन के आउटफ्लो का जो एक ट्रैक्ट है ना, जो दिशा है, उसमें हमें ऑब्स्ट्रक्शंस देखने मिलेंगे, रुकावट देखने मिलेंगे, जिसके वजह से क्रिएट होता है यूरिन अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता है, फ्लो ऑफ यूरिन में प्रॉब्लम्स देखने मिलते हैं. आई बात समझ में? अब क्लियर है? बताइए. अब क्लियर है कि एक और बार रिपीट? सिर्फ इतना याद रखिए, यूरिनरी फ्लो में प्रॉब्लम्स देखने मिलेंगे. ओके नेक्स्ट. अब देखिए डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं और जो हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, यही दो पेशेंट को हमें देखने मिलता है बेसिकली क्रॉनिक किडनी डिजीज. अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे
ट्रीटमेंट, एक्यूट किडनी डिजीज का क्या ट्रीटमेंट है? डायलिसिस में बी रिक्वायर्ड आफ्टर एक्सेसिंग द कॉज। जैसे हमें कॉज पता चल गया, डायलिसिस इसका ट्रीटमेंट है। और यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट है? रीनल ट्रांसप्लांट। यहाँ पर भी रीनल ट्रांसप्लांट थेरेपी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ डायलिसिस और ट्रांसप्लांट, रिप्लेसमेंट, किडनी को रिप्लेस। अब ये बात क्या है, ये स्टेटमेंट समझना जरूरी है। सुनिए यहाँ पे क्या दो स्टेटमेंट बोला है ना, रीनल रिप्लेसमेंट। अब रीनल रिप्लेसमेंट यानी क्या? रीनल रिप्लेसमेंट यानी ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है आपको कि किडनी का रिप्लेस या फिर आप आर्टिफिशियल रिप्लेस कराइए, यानी कि डायलिसिस में पेशेंट को रखिए। तो डायलिसिस से क्या होगा, जो भी नाइट्रोजनस प्रोडक्ट है वो डायलिसिस बाहर खींचने लगेगा, इंप्योरिटीज को बाहर निकालना चालू रहेगा। डायलिसिस का काम रहेगा कि बॉडी से इंप्योरिटीज को बाहर निकालते रहना। और ट्रांसप्लांट यानी किसी और के किडनी को ट्रांसप्लांट करना उस पर्टिकुलर बॉडी में, हेल्दी किडनी को ट्रांसप्लांट करना। ओके, a healthy person can definitely live by one kidney 100%. ओके, आई बात समझ में? Is that clear to you people? Is that clear? Should I move forward? डायलिसिस क्या रहता है? डायलिसिस एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा प्रोसीजर है जब किडनी आपका अपना प्रक्रिया नहीं कर पाती है, किडनी अपना फंक्शन नहीं कर पाता है, तो ऐसे अवस्था में, ऐसे समय में डायलिसिस क्या करता है? किडनी का काम क्या होता है? फिल्टर करना, नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर करना। जब किडनी ये सब काम नहीं कर पाता है तो हमें कुछ आर्टिफिशियल चीजों को लगाना पड़ता है, और वही आर्टिफिशियल चीज है डायलिसिस, जो आपके किडनी में से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर की तरफ निकाल के रखता है, बाहर निकालता है, ब्लड से बाहर करता है। अब बताइए बात समझ में आई? जिस तरह लाइट चले जाने के बाद जनरेटर का यूज करते हैं हम गांव में, जनरेटर का यूज करते हैं लाइट चले जाने के बाद, उसी तरह यहाँ पे वही है, किडनी जब काम नहीं करने लगता है तो जो यहाँ पे जनरेटर कौन बनता है? यहाँ पे जनरेटर बनता है डायलिसिस। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? इज दैट क्लियर? मैं जस्ट आ रहा हूं तो पहला लेक्चर लेके, मेरा 2 लेक्चर आज कंटिन्यू है था, आज नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, ये देखिए, पर्सन इज स्माइलिंग, बहुत बढ़िया, ऐसे खुश रहना चाहिए। ये नजर आ रही है आपको? क्या है ये? बताइए क्या है? कोई बता सकते हैं क्या है ये? डायलिसिस। डाया यानी क्या? मैंने पहले बोला था आपको फर्स्ट लेक्चर में, जो लोग पहले लेक्चर से मुझसे जुड़े हुए हैं, मैंने उनको एक बात बताई थी कि बायो को आप हमेशा तोड़ के पढ़ो, 2 हिस्सों में तोड़ के पढ़ो। ये मैंने कहा था कि नहीं कहा था आप लोगों को सभी से? बायो को आप लोग तोड़ के पढ़िए। डाया यानी होता है थ्रू, और लूसिस मतलब होता है लूजनिंग। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कैन बी यूज फॉर एक्यूट किडनी इंजरी और क्रॉनिक किडनी डिजीज 5th स्टेज। जब 5वां स्टेज होता है, देखिए मैं खुद एक्सपीरियंस हूं, ये सब मेरे फैमिली में एक जन को है, मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा लॉजिक। ये 0.2, ध्यान से देखिए, 0.2 एक डायलिसिस के बारे में बताता हूँ। एक डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, उनको सब कुछ बताते हैं, हम बात जैसे करते रहते हैं। कोई भी चीज, मेरे कॉलेज के ही है वो नेफ्रोलॉजिस्ट है, ही इज नेफ्रोलॉजिस्ट। मैं आपको बताता हूँ, जब उनके पैनल में मैं गया था, कॉलेज के ही है वो, उनके पैनल में जब हम गए थे तब उन्होंने क्या कहा था? 0.6 to 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये क्या है? ये क्या है बताइए? 0.6 to 1.2 ये क्या है बताइए? मैं क्या बताऊं, कोई बता सकता है? कोई पकड़ सकता है? मैंने थ्रो किया और अभी आपको पकड़ना है चीजों को। मैंने क्या लिखा? ये 0.6 to 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। किसका काउंट लिखा हूं मैं? किसका काउंट लिखा हूं मैं बताइए? क्रिएटिनिन लेवल का काउंट लगाऊं, क्रिएटिनिन, नॉट फ्लो ऑफ ब्लड, क्रिएटिनिन लेवल का काउंट रखा। ओके, आई बात समझ में? ठीक है, यहां पर क्या होता है? ठीक है, यहां पर क्या होता है? ये आपको ब्लड को फिल्टर करता है।
बेसिकली। ओके, अब डायलिसिस सबसे पहले चीज, यहाँ पे आपको प्रोसीजर, सारे चीज प्रोसीजर बताता हूं मैं। ये देखिए, ये क्रॉनिक और एक्यूट, क्रॉनिक और एक्यूट दोनों में ये होता है। अब एक्यूट में तो चले आता है, हम लगा डायलिसिस, लेकिन जो क्रॉनिक होता है, क्रॉनिक का जो लास्ट स्टेज होता है, 5th स्टेज, 6th स्टेज, ऐसे स्टेज में हम डायलिसिस का यूज करते हैं, ऐसे स्टेजेस में हम डायलिसिस का यूज करते हैं। अब क्रॉनिक रीनल डिजीज में क्या होता है, ओनली सपोर्टिव मेजर वेयर ट्रांसप्लांट वुड बी इनअप्रोप्रिएट। ठीक है, अब यहां पर ये किडनी नजर आ रहा है आपको, ये नजर आ रहा है किडनी आपको, यस और नो बताइए। यहां से किडनी मेंटेन्स इंटरनल इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एसिडिक मेटाबॉलिज्म एंड प्रोडक्ट इज एक्सक्रीटेड बाय किडनीज। इट इज इम्परफेक्ट ट्रीटमेंट टू रिप्लेस किडनी फंक्शन। इसके लिए यहाँ पर देखिए, ये आप क्या नजर आ रहा है, ये डायलिसिस क्या करता है, ये हेल्प करता है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करने के लिए थ्रू डिफ्यूजन एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आई बात समझ में? यानी डायलिसिस मशीन है क्या? एनसीईआरटी में बस 2 लाइन का दिया हुआ है, मैं बस एग्जैजरेट करके बता रहा हूं। ये क्या है, ये हेल्प करता है आपको डिफ्यूज वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में बॉडी से। इट डज नॉट रिप्लेस द एंडोक्राइन फंक्शन। ये बहुत जरूरी चीज है, ये बहुत जरूरी चीज है ये। अब मैं बताता हूं ये क्या है। आर यू रेडी टू नो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? आज तक जितना मैंने पढ़ा है सबका इंपॉर्टेंट चीज है ये, सबसे ज्यादा। ठीक है, ये कौन है आपका? किडनी। ठीक है, किडनी क्या करता है? एक हार्मोन बनाता है, एक हार्मोन बनाता है। इस हार्मोन का नाम क्या है? एड्रिनल ग्लैंड निकाल लेते हैं ड्यूरिंग किडनी ट्रांसप्लांट। सुनिए, वो डिपेंड करता है, एड्रिनल ग्लैंड अगर निकाल देंगे तो आपके बॉडी में अल्डोस्टेरॉन, ये वो सब चीज नहीं, वो कंप्लीटली ट्रांसप्लांट होता है, वो कंप्लीटली ट्रांसप्लांट होता है। आपको पता रहेगा जब आप पैथोलॉजी में जाओगे, सर्जरी में जाओगे 3rd ईयर में। बेसिकली हम लोग को सिंपल सा 11th 12th में एक चीज बताना है मुझे आप लोग को, कि एड्रिनल ग्लैंड, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, डज एड्रिनल ग्लैंड इज आल्सो ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग किडनी ट्रांसप्लांटेशन? क्या यही क्वेश्चन है आपका? यस और नो? ओके, अब सिंपल सा लॉजिक देखिए, सुनिए आंसर। आप सबसे पहला चीज, जो लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड है, लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड इज क्लोज्ड ड्यूरिंग लेफ्ट किडनी डोनेशन। सबसे पहले उसको क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, उसको क्लोज कर दिया जाता है, समझे? तो सबसे पहले चीज आपको याद आनी चाहिए, बाय प्रिजर्विंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेवल, अलग अलग जो एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट करता है ना, वैसे ग्लैंड को प्रिजर्व करके एड्रिनल ग्लैंड का अलग ट्रांसफर होगा। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के बाद एड्रिनल ग्लैंड को नहीं निकाला जाता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? एड्रिनल ग्लैंड को नहीं निकाला जाता है, ये बहुत जरूरी चीज है। किडनी डोनेशन के टाइम पे एड्रिनल ग्लैंड को नहीं निकाला जाता है। आई बात समझ में? वो क्लोज कर दिया। आप कहीं भी जाके देखोगे ना, कोई बुक पढ़ोगे ना, तो आपको वहां पे बताया जाएगा कि एड्रिनल ग्लैंड को क्लोज कर दिया जाता है। बिल्कुल, कैन ग्लैंड्स आल्सो बी ट्रांसप्लांटेड? यस, एड्रिनल ग्लैंड कैन आल्सो बी ट्रांसप्लांटेड। ये डाउट था उनका, मैंने क्लियर कर दिया। एड्रिनल ग्लैंड क्या है मैं 22वें चैप्टर में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू इन 22 चैप्टर। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताइए। यस, अब देखिए ध्यान से, किडनी जो है ये रिलीज करेगा एक हार्मोन। इस हार्मोन का नाम है, क्या नाम है इस हार्मोन का? एरिथ्रोपोएटिन। पूरा स्पेलिंग लिख देता हूं, एरिथ्रो, लिखिए आप लोग भी, मैं भी लिख रहा हूं यहां पे, बताइए मुझे। एरिथ्रो, किडनी एक हार्मोन बनाएगा, इस हार्मोन का नाम क्या है बताइए जल्दी। इस हार्मोन का नाम क्या है? किडनी एक हार्मोन बनाएगा, ये हार्मोन का नाम क्या है? एरिथ्रोपोएटिन। क्या नाम है? एरिथ्रोपोएटिन। अब हम एक वर्ड को तोड़ें, वर्ड को तोड़ना स्टार्ट करें। एरिथ्रो स्टैंड्स फॉर व्हाट?
एरिथ्रो स्टैंड्स फॉर व्हाट? रेड, आरबीसी। पोएसिस, पोएसिस का मतलब क्या होता है? एरिथ्रोपोएसिस, ये वर्ड हम सुने ना, एरिथ्रोपोएसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? एरिथ्रोपोएसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? RBC, formation of RBC, exactly. Erythropoiesis is the formation of RBC, and erythropoietin is the hormone responsible for formation of RBC. Then if I'll ask you the question, erythropoietin is the hormone required for erythropoiesis, true or false? True or false? Okay, the hormone responsible for formation of RBC is synthesized in kidney, true or false? Hormone responsible for formation of RBC is synthesized by kidney, true or false? बिल्कुल true, very nice. तो मान लो हम जब डायलिसिस करते हैं तो डायलिसिस में किडनी अपना सारा काम करता है, डायलिसिस किडनी का हर एक काम करता है, वो फिल्ट्रेट करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, नाइट्रोजन प्रोडक्ट को बाहर ले ला देता है, भेज देता है बाहर की ओर, लेकिन क्या वो एरिथ्रोपोइटीन बनाएगा, हाँ कि ना? क्या वो एरिथ्रोपोइटीन बनाएगा, हाँ कि ना? नो, इट विल नॉट फॉर्म एरिथ्रोपोइटीन। किडनी एरिथ्रोपोइटीन नहीं बनाएगा, सॉरी डायलिसिस एरिथ्रोपोइटीन नहीं बनाएगा, बिकॉज नहीं, ऐसा नहीं है, ग्लैंड का काम नहीं है, किडनी का ही काम है, ये किडनी का ही काम है, यही तो मिथ है। ये मिथ मैं क्लियर करूंगा, आप जब 22 चैप्टर करोगे ना, आप याद रखोगे कि मैंने एक गलत आंसर किया था लेक्चर में, आंसर नहीं बस कॉन्सेप्ट, आप लोगों की गलती नहीं है कुछ, ठीक है, आप लोग याद करेगा, ओके? समझे आप लोग? किडनी ही बनाता है एरिथ्रोपोइटीन। क्या बनाता है किडनी? एरिथ्रोपोइटीन। एंड दिस एरिथ्रोपोइटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। अगर किडनी काम नहीं कर रहा है, मैंने डायलिसिस करवाया है, डायलिसिस करवाने के बाद क्या वो पर्टिकुलर पर्सन नाइट्रोजन को बाहर भेज पाएगा? देखिए एक साधारण सा चीज बताता हूं, एरिथ्रोपोइटीन इज द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ये बात सही है क्या? क्या ये बात सही है? एरिथ्रोपोइटीन इज द ओनली वे थ्रू विच आरबीसी कैन बी जनरेटेड। क्या एक अकेला साधन है? क्या सिर्फ यही बना सकता है कि आरबीसी? नहीं, बहुत सारे मैकेनिज्म है, लेकिन अगर मान लो अगर कोई एक क्लास में टॉप 98% का बैच है, उसका एवरेज है 98%, इसमें से एक बच्चा ला दिया 35%, तो क्लास का एवरेज डाउन हो गया कि नहीं हो गया? क्लास का एवरेज डाउन हो गया कि नहीं हो गया? तो मान लीजिए अगर एरिथ्रोपोइटीन सुनिए ध्यान से, अगर एरिथ्रोपोइटीन फॉर्म नहीं होगा, किडनी नहीं बनाएगा, तो क्या आपके आरबीसी का लेवल डाउन होगा कि नहीं होगा? आपके आरबीसी का लेवल डाउन होगा कि नहीं होगा? हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन होगा कि नहीं होगा? हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन होगा कि नहीं होगा? तो क्या किडनी पेशेंट जो होते हैं उनके आरबीसी और हीमोग्लोबिन कम होती है कि नहीं होती है? किडनी पेशेंट के आरबीसी कम होता है कि नहीं होता है? होता है। Red bone marrow also forms RBC. Definitely red bone marrow forms RBC. And erythropoietin is the factor responsible for formation of RBC. Erythropoietin is the factor responsible for formation of RBC. Is that clear? रेड बोन मैरो में भी अलग अलग मैकेनिज्म होता है, और रेड बोन मैरो के पास ही तो ये सब जाते हैं ताकि सारे के सारे चीजों का फॉर्मेशन हो पाए। These are the factors responsible. Okay, let's move on. अब बताइए क्लियर है क्या सभी को ये चारों पॉइंट? सभी स्टूडेंट को ये चारों पॉइंट क्लियर है? है कि नहीं क्लियर? बताइए सभी स्टूडेंट को चारों पॉइंट क्लियर? अब हम बात करते हैं किडनी स्टोन्स। रीनल, लैटिन में रीनल को हम कहते हैं किडनी, और कैलकुलस को हम कहते हैं पेबल।
पेबल 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 यानी क्या? छोटे पत्थर। पेबल यानी छोटे पत्थर, ट्रू या फॉल्स? पेबल यानी छोटे कंकड़ पत्थर, हाँ कि ना? जी हाँ, पेबल यानी छोटे कंकड़ पत्थर। ओके। किडनी स्टोन, किडनी में स्टोन हो गया, पथरी हो गया, सुने हो क्या ये बात? सुने हो अक्सर? हाँ कि ना? सुने हो? सुने हो, ठीक है। चलिए, अब किडनी स्टोन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन कैन बी, कहां पे होगा? अब यहाँ पे लिथियासिस, नेफ्रोलिथियासिस इन किडनी। बहुत बढ़िया चीज है भाई ये चीज। अब मुझे बताता हूँ, पूछता हूँ आपको, नेफ्रोलिथियासिस क्या होता है? क्या किसी को पता है? तो बता सकता है नेफ्रोलिथियासिस क्या होता है? मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही, लेकिन फिर भी मैं बताइए नेफ्रोलिथियासिस क्या होता है? बताइए बताइए बताइए। एग्जैक्टली, नेफ्रॉन में। वेरी नाइस, नेफ्रॉन में, बहुत बढ़िया। नेफ्रोलिथियासिस यानी किडनी का स्टोन किडनी में। किडनी स्टोन, स्टोन कहां पे? किडनी में। और यूरेटरोलिथियासिस यानी स्टोन कहां पे? यूरेटर में। बहुत बढ़िया आंसर किया आपने। समझिए अभी नेफ्रोलिथियासिस और यूरेटरोलिथियासिस में क्या फर्क है? जब किडनी में आपके स्टोन्स पाए जाएंगे तब हम बताएंगे नेफ्रोलिथियासिस, और यूरेटरोलिथियासिस क्या कहेंगे, कब कहेंगे? जब यूरेटर में स्टोन फंस गया होगा तब हम कहेंगे यूरेटरोलिथियासिस। इज दैट क्लियर? बताइए, डाउट है किसी को? ये दिख रहा है किडनी में, ये किडनी में स्टोन फंस गया है तो हम क्या कहते हैं इस फिनोमिना को? नेफ्रोलिथियासिस। और अगर यूरेटर में स्टोन फंस गया है हम क्या कहते हैं इस फिनोमिना को? यूरेटरोलिथियासिस। आई बात समझ में? आई बात समझ में स्टूडेंट्स? एवरीवन क्लियर? 100% क्लियर है कि नहीं? बताइए पहले। बढ़े आगे। अब यूरोलिथियासिस यानी क्या? यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर आपका फंस गया, यूरोलिथियासिस यूरिनरी ट्रैक्ट। देखिए, सिस्टोलिथियासिस यानी कि ब्लेडर में, ब्लेडर में, यूरिनरी ब्लेडर में। सिस्टोलिथियासिस यानी गॉल ब्लेडर हो गया, यूरिनरी ब्लेडर हो गया, अलग अलग ब्लेडर में हो गया। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में? ये स्टोन कैसे बनते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। शायद मैंने बताया है आप लोगों को स्टोन कैसे बनते हैं। डाइजेशन आप लोग पढ़े हो क्या मुझसे? अब ये क्या होता है बाइल सॉल्ट? ये क्या है? ये क्या है स्टूडेंट्स? बाइल सॉल्ट। ये क्या है स्टूडेंट? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जब बाइल सॉल्ट और कोलेस्ट्रॉल का रेशियो कम कब होगा? बताओ, दो कंडीशन बताओ जब बाइल सॉल्ट और कोलेस्ट्रॉल का रेशियो कम होगा। बताओ जल्दी, मैं 2 मिनट के टाइम देता हूं, आपको बताना है बाइल सॉल्ट और कोलेस्ट्रॉल का रेशियो कम कब कब होगा। अरे सिंपल सा देख के बताओ क्या होगा। जब बाइल सॉल्ट बढ़ेगा तब रेशियो कम होगा या बढ़ेगा? रेशियो कम होगा या बढ़ेगा? जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, सुनिए स्टूडेंट्स, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तब ये रेशियो कम होगा या बढ़ेगा? अरे 1/5 बड़ा है या 1/10 बड़ा है? बहुत बढ़िया, बाइल विल डाइजेस्ट कोलेस्ट्रॉल, सुपर। 1/10 बड़ा है, बताइए 1/5 बड़ा है कि 1/10 बड़ा है? 1/5 बड़ा है। अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशियो कम होगा या बढ़ेगा? जब अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तब आंसर कम होगा या बढ़ेगा? ये 0.2 है, ये 0.1 है, हाँ कि ना? तो कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ेगा तो ये इन दोनों का रेशियो का जो आंसर आएगा वो डिक्रीज होगा। यस और नो? यस और नो स्टूडेंट्स?
Yes or no? Give me the answer fast. Yes, यही चीज आपको मुझे बता रही थी। तो बाइल सॉल्ट डाइजेस्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को, और अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल रहता है, तब यही कोलेस्ट्रॉल किडनी स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यही कोलेस्ट्रॉल स्टोन में बन जाता है। अब बताओ, आई बात समझ में? अब इधर ही स्टोन फॉर्म हो जाता है, किडनी पथरी कहते हैं ना, पथरी स्टोन। ओके, आई बात समझ में? अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन स्टोन्स, देखिए कैल्शियम कंटेनिंग कैल्शियम ऑक्सिलेट का एक स्टोन होता है, स्ट्रूवाइट स्टोन्स, इन्फेक्शन स्टोन्स फॉर्म बाय यूरिया स्प्लिटिंग बैक्टीरिया, यूरिया को जो स्प्लिट करता है बैक्टीरिया, उससे भी स्टोन फॉर्म हो सकता है। पहला वाला मोस्ट कॉमन है। यूरिक एसिड के स्टोन्स होते हैं, सिस्टिक स्टोन्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एब्नॉर्मेलिटीज, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स तो आपको पता ही है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ये देखिए किस तरह किडनी को ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, ठीक है, किस तरह किडनी को ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑफ ए किडनी इनटू अ पेशेंट इन एंड स्टेज रीनल डिजीज, यानी कि अगर इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बच जाता है, तब हम डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि किडनी को ट्रांसप्लांट कराओ। ह्यूमन ऑर्गन फॉर ट्रांसप्लांट, बेसिकली किडनी ट्रांसप्लांट, मैंने तो सोच लिया है कि आई विल डोनेट माय ऑर्गन, आई विल डोनेट माय ऑर्गन, मैं अपना ऑर्गन डोनेट करूंगा। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है ऑर्गन डोनेशन का, बहुत पसंद है मुझे, बिकॉज अगर हम हमारे लाइफ के बाद कोई यूज नहीं हो पाता, तो हमारे लाइफ के बाद अगर ये किसी और का लाइफ बना सकता है तो कितनी अच्छी बात होगी। यू नो, बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत अच्छी चीज है कि ऑर्गन डोनेट करना, बहुत अच्छी चीज है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू फॉलो दिस इनिशिएटिव। रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं बहुत सारे रिलीजियस एथिक्स होते हैं जो परमिट नहीं करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट को, बट इवन दो आई एम ऑल्सो रिलीजियस पर्सन, बट देन टू ये चीज होनी चाहिए कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने का दिमाग में आनी चाहिए बात। आई बात समझ में सभी को? ऑर्गन डोनेट करना, ठीक है। थैंक यू, हैप्पी टीचर्स डे कहने के लिए प्रतिमा, थैंक यू सो मच। लिविंग डोनर और डिजीज्ड डोनर, ठीक है, कैडावरिक। लिविंग डोनर जेनेटिकली अनरिलेटेड, जेनेटिकली रिलेटेड, दो तरह के होते हैं, जेनेटिकली रिलेटेड और जेनेटिकली अनरिलेटेड, यानी कि एक ही जेनेटिक से हो या अलग दूसरे हो। बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल रिलेशनशिप ऑफ डोनर एंड रेसिपिएंट, मम्मी पापा जेनेटिकली रिलेटेड है, एक है मैं हूं और मेरा कोई अलग सा दूर का दोस्त है जो डोनेट कर रहा है मुझे, तो जेनेटिकली हम अनरिलेटेड है। आई बात समझ में? बताइए, क्लियर है ये बात? जेनेटिकली रिलेटेड क्या होता है और जेनेटिकली अनरिलेटेड क्या होता है? आई बात समझ में? बताइए। डिजीज डोनर, यानी किसी को बीमारी है, वो अपना किडनी डोनेट कर रहे हैं, तो ऐसे को हम कहते हैं कैडावरिक। इज दैट क्लियर टिल नाउ? यहां तक, यहां तक क्या सभी को क्लियर है? थैंक यू रियलमी 5i, थैंक यू। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, थैंक यू सर। कैडेवरिक क्या होता है? कैडेवरिक यानी डिजीज, कोई बीमारी होगी उसको, तब वो डोनेट कर रहा है, ठीक है, ओके। अब देखिए, रेगुलेशन ऑफ किडनी आखिरी टॉपिक है ये कौन है? वापस से कौन आ गया? ये कौन है? हाइपोथैलेमस, और यहाँ पे जक्स्टा ग्लोमेरुलस है, ठीक है, जक्स्टा ग्लोमेरुलस है, ओके। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस के जो सेल्स होते हैं वो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, ओके। यहाँ पे हार्ट नजर आ रही है आपको? हार्ट, दिल, हार्ट नजर आ रही है आपको? बताइए स्टूडेंट्स, इज इट विजिबल? हार्ट पंप करते हुए देख पा रहे हो क्या? है ना? यहाँ पर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस इज ऑस्मो रिसेप्टर, क्या मैंने ये पहले भी बता दिया आपको ये चीजें? हाइपोथैलेमस इज ऑस्मो रिसेप्टर, क्या मैंने पहले बता दिया है?
हाई कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स एक्टिवेट करेगा ऑस्मोल रिसेप्टर को, फिर ये क्या करेगा, एडीएच सीक्रेट है। सिंपल से भाषा में, इतने भयानक भाषा में लिखने के अलावा, हाई कंसंट्रेशन लिखने के अलावा सीधा लिखते कि अगर बॉडी में वाटर कम है तो हाइपोथैलेमस को मैसेज क्या सीक्रेट करने के लिए जाएगा, हाइपोथैलेमस को क्या मैसेज भेजेंगे, क्या किस चीज का सीक्रेशन करने के लिए हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजेंगे, एडीएच। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। वेरी नाइस, वैसोप्रेसिन। ओके नेक्स्ट, न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये हम पढ़ेंगे 22 चैप्टर में, वो मत समझिए आप लोग। ओके यू कैन सी ओवर हियर एंटी डायूरेटिक और वेसोप्रेसिन, ये दिख रहा है आपको, इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल, ये तो हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में ही, ये हमने पढ़ लिया था ना। ADH also constricts the blood vessels। अब जब भी सुनिए, आपके बॉडी में क्या कमी है, अब यहां से इंटरेस्टिंग है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, सुनिएगा ध्यान से। आप अभी जो लोग नए स्टूडेंट आए, हुसैन आप भी नए आए हो और कुछ लोग नए ज्वाइन किए हैं, सुनिएगा ध्यान से, यहां से कोई रिलेटेड नहीं है पहले से, अभी आप ध्यान से सुनिए बस, ठीक है। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन कॉन्स्ट्रिक्ट्स द ब्लड वेसल्स। अगर आप पाइप को पतला कर दो, फ्रूटी पी रहे हो आप, फ्रूटी पीने के बाद पाइप पतला हो गया तो प्रेशर अब बढ़ेगा या कम होगा, बताइए। किसी भी चीज को, फ्लो को, एक सिंपल सा लॉजिक बता देता हूं और दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, अच्छा वाला एग्जांपल लेते हैं। ये क्या, फ्रूटी का क्या एग्जांपल ले लिए, ये देखिए, ये है आपका घर में आने वाला पाइप, पानी का पाइप, ठीक है। ये पतला हो गया, मान लो अगर ये सिकुड़ गया, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ पे दब गया है, कहीं कहीं दब गया है, तो ये प्रेशर बढ़ेगा यहाँ पे कि घटेगा, वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा स्टूडेंट्स, बढ़ेगा। तो एडीएच क्या करता है, आपके ब्लड वेसल्स को, यानी आर्टरीज को, जो ब्लड कैरी करते हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। और अगर ब्लड का प्रेशर बढ़ा तो ये जीएफआर को बढ़ाएगा, ब्लड का प्रेशर जैसे बढ़ा ये जीएफआर बढ़ाएगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ा जीएफआर बढ़ा। ओके, तो यहाँ पे देखिए डीसीटी लाइज टू ग्लोमेरुलस, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही जीएफआर बढ़ा तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, जो लिखा है वो मत ध्यान दो, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनिएगा बस, ठीक है। तो ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो है यहाँ पे जेजी सेल्स कहते हैं, ये रिलीज करेगा रेनिन। जीएफआर क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्या किसी को डाउट है जीएफआर क्या है, मैं फिर से बताऊं क्या जीएफआर क्या है, कोई चाहता मैं वापस से रिपीट करूं। जीएफआर के लिए आई गेस मैंने 2 लेक्चर ले लिया है, रिपीट करूं मैं जीएफआर, आपको भी नहीं समझा है, मैं तो जीएफआर नहीं समझे हो तो मैं रिपीट करूं, सब किसी को नहीं समझा जीएफआर, देख लीजिए, सुनिए ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, जीएफ अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ये ब्लड प्रेशर एक स्टिमुलेट, यानी मैसेज भेजेगा कि इंक्रीज करो जीएफआर को, ब्लड प्रेशर बढ़ा तो जीएफआर भी बढ़ेगा, ये बात याद रखिए। जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ा, एडीएच ने क्या किया, एक मिनट, एडीएच ने क्या
हाँ, अब देखिए ध्यान से यहाँ जो मैं बता रहा हूँ सुनिएगा ध्यान से आप सभी लोग, ठीक है। कहाँ पे थे हम? यहाँ पे। ये देखिए मैंने क्या बताया आपको, जैसे ही ये देखिए ये आपका एडीएच जो है, ये एडीएच जो है ये क्या करेगा, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। एडीएच ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, ये बात समझे सभी लोग? पहले बताइए, एडीएच ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, ये बात समझे सभी लोग? तो ब्लड प्रेशर जैसे बढ़ा, ब्लड प्रेशर जैसे बढ़ा, आपका जीएफआर भी बढ़ेगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा। ये बात समझे क्या? बस ये चीज याद रखिए, एडीएच बढ़ा, ब्लड प्रेशर बढ़ा, और ब्लड प्रेशर बढ़ा तो क्या हुआ, जीएफआर भी बढ़ा। यानी एडीएच ने वेसल्स को, जो आर्टरीज को, वेन्स को, आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट किया, और जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ तो प्रेशर बढ़ गया, आर्टरीज का वॉल्यूम घटा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ गया, और जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ा ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ गया। अब बताइए सबको समझ में आ गया? अब बताइए सभी को समझा? डाउट है किसी को? अभी किसी में भी किसी चीज में डाउट है बताइए। समझा क्या सभी को कि मैं फिर रिपीट करूं? यू डिडंट गॉट इट? क्या नहीं समझे बताइए? समझा, ओके। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे हम, क्या डाउट है, क्या क्वेश्चन है आपको, पूछिए। हाँ, बीपी ऐसा नहीं है, बीपी डिक्रीज, जीएफआर ऑल्सो डिक्रीज, ये चीज नहीं, मैं बताता हूँ। जीएफआर बैक टू नॉर्मल, मैं आपको आगे की ओर बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। यहां पर देख रहे हैं हम लोग, जैसे लो बीपी, जीएफआर कम है। कहां पे थे हम? आगे आ गए क्या? हाँ, यहाँ पर ये नजर आ रहा है आपको? जैसे ही आपका बीपी बढ़ा है, बीपी बढ़ा तो क्या हुआ, बीपी बढ़ा तो क्या हुआ, जीएफआर बढ़ा कि घटा? जीएफआर बढ़ा कि घटा? इंक्रीज इन जीएफआर और डिक्रीज इन जीएफआर? सेम ही, इंक्रीज इन जीएफआर और डिक्रीज इन जीएफआर। आंसर मी फास्ट। हाँ बिल्कुल, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी बढ़ गया। ओके, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ा। फिर जैसे ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ा, ये दोनों चीज हुआ तो क्या हुआ, तो क्या हुआ सुनिए, ये जो यहाँ पे जक्स्टा सेल है ना, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस का जो सेल है, ये रिलीज करेगा एक ऐसा एंजाइम। आप RENN से कंफ्यूज मत होइएगा, RENN अलग है, ये RENIN है, रेनिन। एंजाइम कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर, रेनिन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। कैसे करता है सुनिएगा ध्यान से। लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म। रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। लो बीपी, देयर इज लो जीएफआर। लो जीएफआर, juxtaglomerular cells gets activated to release renin। आई बात समझ में? टू रिलीज रेनिन। यहां तक समझे क्या? आप बताइए। यहां तक अब सब नया है, अब कोई पुराना नहीं है, भूल जाइए पुराना सब कुछ। अब बताइए, यहां तक समझे? लो बीपी, लो जीएफआर, जेजी सेल्स एक्टिवेट हुआ, और रेनिन। अब रेनिन कैसे ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा वो तो मैंने पहले बताया है, फिर वापस बता रहा हूं। ये बात आप समझे यहां तक? यहां पे मैंने क्या बताया, रेनिन क्या करता है, रेनिन एंजाइम जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। पहले बताइए, ये समझा? ये चीजें समझे यहां तक कि नहीं? लो से स्टार्ट कर रहे हैं हम लो से स्टार्ट कर रहे हैं, याद करिए, लो से स्टार्ट कर रहे हैं, हाई भूल जाइए। लो बीपी, लो जीएफआर, जेजी सेल एक्टिवेट हुए, रेनिन को सिक्रीट किए। रेनिन ने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजेन जो को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया, और बाय एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और ये एंजाइम मिलता है हमें लंग्स में। ठीक है, बताइए, एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया। आई बात समझ में?
उसके बाद एंजियोटेंसिन कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है। और एंजियोटेंसिन 2 एक पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है और ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया। और जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ा, जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ा, क्या जीएफआर बढ़ जाएगा, हाँ कि ना बताइए? क्या जीएफआर बढ़ जाएगा? ब्लड प्रेशर बढ़ा तो हाँ कि ना? जीएफआर बढ़ेगा कि नहीं ब्लड प्रेशर के बढ़ने से? यस, ओके। एंजियोटेंसिन स्टिमुलेट्स, एंजियोटेंसिन एड्रिनल ग्लैंड को, एड्रिनल ग्लैंड का जो बाहर का हिस्सा एड्रिनल कॉर्टेक्स, उसको रिलीज करवाएगा अल्डोस्टेरॉन। और ये अल्डोस्टेरॉन क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, और फिर ब्लड प्रेशर बढ़ा और फिर जीएफआर बढ़ गया। आई बात समझ में? बताइए ये पूरा मैकेनिज्म समझा कि नहीं समझा? जिसको नहीं समझा फिर पूछेंगे, फिर बताऊंगा। ये मैकेनिज्म समझा कि नहीं, कि मैं फिर रिपीट करूं स्टार्टिंग से? क्या मैकेनिज्म मैं फिर रिपीट करूं स्टार्टिंग से? यस और नो बताइए जल्दी। कि एवरीवन इज गेटिंग दिस मैकेनिज्म? थोड़ा सा ओके, वेट, आई विल स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। ये सब भूल जाओ, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था, यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था। कुछ हुआ था यहाँ पे? कुछ भी नहीं हुआ था। हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। ब्लड प्रेशर लो है। क्या है आपका ब्लड प्रेशर? आपका ब्लड प्रेशर क्या है? लो। ब्लड प्रेशर लो, जीएफआर लो हाई। स्टार्ट फास्ट। जीएफआर लो हाई, ब्लड प्रेशर लो, जीएफआर लो हाई, ओके। जीएफआर लो है, ये जेजी सेल को, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल को एक्टिवेट करेगा। किस लिए एक्टिवेट करेगा? रेनिन को बनाने के लिए एक्टिवेट करेगा। और रेनिन क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 में। इससे भी कोई काम नहीं है हमें, हमें काम है अगले वाले से। एंजियोटेंसिन 2 बनेगा, और एंजियोटेंसिन 2 इज अ पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, यानी आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकता है। और जो आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, अगर आर्टरीज दब जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या होगा? बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? और ब्लड प्रेशर जैसे बढ़ा, ब्लड प्रेशर जैसे बढ़ा, एंजियोटेंसिन 2 का इतना ही काम नहीं है, ये एड्रिनल ग्लैंड को एक हार्मोन सीक्रेट करने बोलता है। उस हार्मोन का नाम है अल्डोस्टेरॉन। और ये अल्डोस्टेरॉन क्या करता है? ये अल्डोस्टेरॉन क्या करेगा? रीअब्जॉर्प्शन करेगा सोडियम और वाटर का, और सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ, यानी ब्लड प्रेशर फिर बढ़ा। और ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा तो जीएफआर फिर बढ़ा। ये मैकेनिज्म समझ में आया? भूलोगे कभी लाइफ टाइम तक? भूलोगे कभी लाइफ टाइम तक? बताइए कभी भी। डाउट है किसी को भी कि फिर रिपीट करूं मैं? डाउट है किसी को भी? कौन क्या करता है? कंप्लीटली क्लियर है ये चीज? किसका क्या काम है? इज इट क्लियर? ये एक मैकेनिज्म है, फाइनल मैकेनिज्म। जेजी सेल, हाँ जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, एग्जैक्टली जेजी सेल है नहीं, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। ओके। बीपी इंक्रीज के बाद यूरिनेट, बीपी इंक्रीज के बाद यूरिनेट। वो मैं बताऊंगा बीपी इंक्रीज के बाद क्या होता है। बीपी गेट्स बैक टू नॉर्मल, जीएफआर बैक, वो सब बताता हूं, रुको। यहां तक समझे? रेनिन एंजियोटेंसिन एक्टिवेट रीनल रिटेंशन of fluid and compensate fall in blood volume। अब यहां पे, अब जैसे ये चीज हमें देख रहा है, बीपी हाई है, जैसे बीपी हाई, सुनो अभी बीपी हाई है ना आपका, एट्रिया ऑफ द हार्ट जैसे आपका, बताइए मुझे, आप सुनिए ध्यान से, लेक्चर ध्यान से सुनेंगे तो आधा चीज लर्न हो जाएगा। ब्लड प्रेशर आपका हाई है, the atria of the heart produce one hormone, एट्रियोनेट्रियूरेटिक फैक्टर। हार्ट प्रोड्यूस करेगा एक ऐसा हार्मोन, उसका नाम है एट्रियोनेट्रियूरेटिक फैक्टर। ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? एट्रियोनेट्रियूरेटिक फैक्टर क्या करेगा? सुनिए ध्यान से। कॉजेज इंक्रीज इन एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, नाइट्रियूरेसिस कहते हैं हमें। तो हाई ब्लड प्रेशर का रिस्पॉन्स हो गया ये, फिर ये एट्रियोनेट्रियूरेटिक फैक्टर एक्सक्रीशन करवाएगा, जिसके वजह से फिर बीपी कम हो जाएगा, फॉल इन बीपी हो जाएंगे। आई बात समझ में? यहां तक? इंक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन रिजल्ट्स इन डिक्लाइन ऑफ अल्डोस्टेरॉन सीक्रेशन, और अल्डोस्टेरॉन सीक्रेशन
कम हो गया, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, यानी बीपी कम हो गया, ब्लड प्रेशर इज अगेन बैक टू नॉर्मल। आई बात समझ में? एट्रिया, एट्रिया हार्ट के पार्ट को एट्रिया कहते हैं। ओके, एट्रियन नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर इज एंटागोनिस्टिक टू अल्डोस्टेरॉन। इस वर्ड का मतलब क्या है? एंटागोनिस्टिक मतलब होता है उसके अपोजिट। एल्डोस्टेरॉन अगर बीपी बढ़ा रहा है तो एएनएफ क्या करेगा? अगर एल्डोस्टेरॉन बीपी को बढ़ा रहा है तो एएनएफ क्या करेगा स्टूडेंट्स? एएनएफ क्या करेगा? जल्दी, अल्डोस्टेरॉन अगर बीपी को बढ़ा रहा है तो एएनएफ क्या करेगा? एएनएफ क्या कर रहा है? अगर ये दोनों अपोजिट है अपने काम से तो क्या होगा? यहाँ पे बीपी डिक्रीज होंगे, आपके ब्लड प्रेशर कम होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू एट्रिया। सीक्रेट एएनएफ, ये तो हम पढ़ लिए। वेसोडाइलेशन, वेसल्स को डायलेट करेंगे और फिर बीपी को कम करेंगे। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म क्या करेगा? ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, और ब्लड प्रेशर को घटाएगा कौन? एट्रियन नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। होप सो ये समझ गया आपको। ये क्या है समझ गया? यहां तक किसी को डाउट है बताइए? यहां तक किसी को डाउट है? मेरे किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट है यहां तक? मेरे किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट है यहां तक? ये बढ़ा रहा है और ये कम कर रहा है। व्हाट इज यूरेमिया? नॉर्मल यूरिया लेवल इन ब्लड इज 0.01 टू 0.03%। जब ये यूरिया लेवल इससे ज्यादा बढ़ जाता है तो हम कहते हैं यूरीमिया। बस, यूरिया लेवल इन ब्लड अगर बढ़ गया तो हम कहेंगे यूरीमिया। ठीक है, हाईली हार्मफुल एंड लीड्स टू किडनी फेलियर। यूरीमिया, यूरिया का बढ़ना हार्मफुल है। नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी कि नेफ्रॉन का इन्फ्लेमेशन। सिम्टम्स इंक्लूड हेमेचूरिया, ब्लड इन यूरिन और आरबीसी इन यूरिन, प्रोटीनूरिया, प्रोटीन इन यूरिया, इडीमा, स्वेलिंग, ओलिगोयूरिया, लेस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। ये किडनी में अगर इन्फ्लेमेशन देखने मिलता है, नेफ्रॉन में अगर इन्फ्लेमेशन देखने मिलता है तो ये सब सिम्टम्स हैं उसके। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज ड्यू टू थ्रोट इन्फेक्शन। ठीक है, थ्रोट इन्फेक्शन से होता है, ये मत याद रखो आप, इतना नहीं है। एक्सेसरी ऑर्गन क्या क्या है याद रख लीजिए, इतना याद रख लीजिए। लिवर भी कोई कोई एक्सक्रीटरी में हेल्प करता है, लंग्स भी हेल्प करता है, स्वेट भी हेल्प करता है। ठीक है, organ whose main function is excretion is primary excretory organ whose main function is not excretion like skin, lungs and liver are accessory excretory organ। sweat glands क्या क्या है? sweat glands मत याद रखो, sweat glands अभी, sweat gland हम पढ़ेंगे बाद में। sebaceous gland, sebum secrete करता है। रोल ऑफ लंग्स याद रख लीजिए। रोल ऑफ लंग्स क्या होता है? CO2 को बाहर भेजता है ना, CO2 को बाहर भेजता है और H2O को वेपराइज करता है बाहर की ओर। आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्या बताइए पहले? हाँ कि ना? चैप्टर समझा सभी को? चैप्टर समझा सभी को? बताइए हाँ कि ना? चैप्टर क्लियर है? क्या हुआ हो सकता, क्या नहीं समझा है अभी आपको? कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था। उसके बाद सब समझा? उसके बाद सब समझा? क्लियर है? उसके बाद, उसके बाद डाउट है कुछ भी? उसके बाद क्लियर है? ओके, उसके बाद समझा ना सब कुछ? ओके, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिएगा। अच्छा लगा लेक्चर? चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे हम लोग बताइए? नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे? हार्ट नहीं, हार्ट नहीं। कंसंट्रेशन क्या होता है बताऊं? कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन पूछ रहे हो क्या होता है? नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।
सब समझ रहा है ना? आज लेक्चर खत्म हो गया, जल्दी चैप्टर खत्म हो गया, लेक्चर भी खत्म हो गया। कुछ और पूछना है आप लोगों को? बताइए, कुछ और पूछना है तो पूछ लीजिए। फास्ट था क्या? तो कंसंट्रेशन बताऊं क्या होता है? कंसंट्रेशन क्या होता है सुनो, ये यूटेंसिल है, यहाँ पे मान लो केमिकल ज्यादा है, ठीक है, ऐप में अवेलेबल है, उसे आप फेजर एकेडमी का ऐप में रजिस्टर करिए ना, उसे तो आपको उसमें मिल जाएगा सब, ठीक है। आप उसमें देखिए रिसेंट लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगे सारे, ठीक है, अनलॉक्ड है सब। अच्छा आपके पास आईफोन है, ओके ओके ओके। देखिए दूसरे के फोन से एक बार ट्राई करिए, या फिर मैं कुछ करता हूँ, रुकिए, ठीक है। यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, दिख रहा है? ये है केमिकल्स। यहाँ पे मान लो वाटर है, ठीक है, वाटर है। अगर कहीं पर भी वाटर मान लो 500 ml है और केमिकल्स भी 200-300 ml है, तो वो कंसंट्रेटेड है, ठीक है, वो कंसंट्रेटेड है, यानी कि केमिकल्स भी है, वाटर भी है। अगर हमने वाटर मिला दिया, यानी हम कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं, हम कंसंट्रेशन को कम, जैसे कि एक सिंपल सा लॉजिक देखिए, यहाँ पे है शुगर और वाटर का सोल्यूशन। यहाँ पे शुगर हमने 10 ग्राम डाला और पानी हमने 200 ml डाला। इसके बाद अगर हम शुगर और डालेंगे, शुगर और डालेंगे तो हम और कंसंट्रेटेड कर रहे हैं, हम कंसंट्रेटेड कर रहे हैं सॉल्यूशन को। अगर हम पानी और डालेंगे तो हम डाइल्यूट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं। पानी कम, कंसंट्रेशन ज्यादा, पानी ज्यादा, कंसंट्रेशन कम। आई बात समझ में? अब क्लियर है? और कुछ डाउट है किसी को? और किसी को कुछ डाउट किसी भी तरह का? है डाउट? Should I wind up the session? Should I wind up the session? सब समझ गए आप लोग? किसी भी चीज में कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। कब रखूं सुमित, बताओ टेस्ट कब रखूं? कल संडे है ना, आपका कल टेस्ट रख लेते हैं। कल संडे है ना, कल टेस्ट रख लेंगे, ठीक है, कल टेस्ट रख लेते हैं, ठीक है, ओके, कल आपका टेस्ट रख दिया जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए। हाँ, मेडिसिन डाइक्लोफेनेक वगैरह टैबलेट्स होते हैं ना, उसमें भी किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही ज्यादा टैबलेट खाने से भी किडनी अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि वो सब फिल्टर नहीं कर पाएगा ना, फिल्टर नहीं कर पाएगा तो उसको जोर पड़ेगा, जोर पड़ेगा तो वो प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। लेक्चर चैप्टर खत्म हो गया है, इसके लिए बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हो गया? नहीं हो गया, वो तो डेमो क्लास में पढ़ाया था, बॉडी फ्लूइड नहीं हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर, मिलना मुझे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर हम देखते हैं, सोचते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ध्यान रखिए।